हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आरबीआई के दो सर्कुलर डिस्कस करेंगे। आरबीआई कहता है नाम से हम लोग एक सीरीज चलाते हैं जहां पर हम लोग आरबीआई की सर्कुलर्स, आरबीआई की गाइडलाइंस डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जो है आरबीआई का एक सर्कुलर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आरबीआई ने अभी हाल ही तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सितंबर का है, ये थोड़ा सा लेट हम लोग इसको डिस्कस करें, लेकिन कोई बात नहीं। सितंबर में सिर्फ दो ही सर्कुलर आए हैं आरबीआई के, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सर्कुलर कब आए थे आरबीआई के द्वारा, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, 24 सितंबर। ठीक है ना, 24 सितंबर को आरबीआई ने भी हाल ही में आरबीआई ने दो सर्कुलर जारी किए हुए थे। और वो दो सर्कुलर कौन कौन से थे? तो पहला सर्कुलर था ट्रांसफर ऑन लोन एक्सपोजर पर, और दूसरा जो सर्कुलर आया था वो आया था सर्कुलर ऑन सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट, इन दोनों सर्कुलर को आरबीआई के द्वारा जो है 24 सितंबर को जारी किया गया। आरबीआई की साइट पर अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 150 से लेकर 200 पन्ने में, या इससे ज़्यादा होगा या थोड़ा बहुत कम होगा, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। इसमें इतने सारे पेजेस में ये सर्कुलर दिया गया है, काफ़ी डिटेल में इनडेप्थ जाकर दिया गया है, और हम लोगों को उतना पढ़ना नहीं होता है। पूरा सर्कुलर हम लोगों को पढ़ने लगेंगे तो कई बार सर्कुलर से क्वेश्चंस आते हैं, कई बार नहीं आते, तो 150-200 पन्ने पढ़ो और कुछ मिले भी ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उस सर्कुलर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, वो आप लोगों के लिए लेकर मैं आता हूँ। ठीक है, यही चीज़ मैं अपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले वीडियोज़ में भी करता हूँ, यही चीज़ मैं जो है आरबीआई कहता है वाली जो सीरीज वहाँ पर करता हूँ। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, जितना हमको पढ़ना होता है, जहाँ पर मुझे लगता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, वहाँ पर मैं बता देता हूँ कि बस उसको याद कर लो, रट्टा मार लो, पॉइंट्स जो बताए जा रहे हैं उसको याद कर लो, क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। ठीक ना, तो यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करेंगे। 150-200 पन्ने का सर्कुलर ना पढ़कर हम लोग केवल इतना पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम के लिए जरूरी हो। ठीक है ना, दूध में से जैसे मलाई निकाल लेते हैं, क्रीम निकाल लेते हैं, तो क्रीम आप लोगों के लिए लेकर मैं आया हूँ। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और पहला सर्कुलर हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। देखो, पहला सर्कुलर जो है मास्टर डायरेक्शन ऑन सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स 2021 नाम से आया हुआ है। ठीक है ना, आरबीआई ने जून 2020 में ही इसके लिए एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क इशू कर दिया था। ठीक है ना, कब किया था मैं लिख दे रहा हूँ, जून 2020 में ही इसके लिए एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क, इस सर्कुलर के लिए एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क आरबीआई के द्वारा इशू कर दिया गया था। और मास्टर डायरेक्शन पब्लिक फीडबैक आ जाने के बाद में 24 सितंबर को जारी किया गया है। समझना चीज़ों को आप लोग, जून 2020 में इसके लिए जो है ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया था, और लोगों का, पब्लिक का जो फीडबैक था, वो सारी चीज़ें आ जाने के बाद में कुछ अमेंड करना था, कुछ चेंजेस करने थे, उसको पूरी तरीके से थॉरोली पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद में मास्टर डायरेक्शन जो है वो 24 सितंबर, कब, 24 सितंबर में, ये भी लिख दे रहा हूँ, 24 सितंबर 2021 को जो है ये जारी किया गया। अब ये डायरेक्शंस किन के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है ना, तो ये भी देखो, ऑल मास्टर डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक बट एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक ना, ये जो डायरेक्शन आया हुआ है ये सभी कॉमर्शियल बैंक के लिए डायरेक्शन है, जिसमें कि स्मॉल फाइनेंस बैंकों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी जिसमें नहीं रहेंगी। दूसरा, ऑल इंडिया टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नाबार्ड, एनएचबी, एक्सिम बैंक एंड सिडबी। ठीक है, ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सभी एनबीएफसीज के लिए, और उसमें क्या है, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, सभी एनबीएफसीज के लिए, साथ ही साथ में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। ठीक है, और इसमें इन सभी लोगों के लिए मास्टर डायरेक्शन जो है ये एप्लीकेबल है। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए 24 महीने तक के लिए, और क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई, और इस डायरेक्शंस में और क्या क्या चीज़ें बताई गई। पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो मास्टर डायरेक्शन आया है ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी। पूछा जाएगा कि आरआरबीज के लिए है या नहीं है, तो इस कंडीशन में आप लोग नहीं लगाइएगा। ऑल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है, तो ये चीज़ें हो गई कि किसके किसके लिए ये मास्टर डायरेक्शन एप्लीकेबल है। ठीक है ना, और जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कुछ फैक्ट हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए, वो ये है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए 24 महीने तक के लिए दिए गए लोन और 12 महीने तक के लिए दिए गए ट्रेड रिसीवेबल लोन्स सिक्योरिटाइजेशन के लिए एलिजिबल होंगे। फिर से सुनो, ये ड्यूरेशन याद रखो, 24 मंथ्स। ठीक है ना, यानी कि 2 साल। ठीक है ना, इसको 2 ईयर्स भी हम लोग बोलेंगे। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए 24 महीने या 2 साल तक के लिए दिए गए लोन, और 12 महीने, ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए 24 महीने के लिए, और 12 महीने के लिए दिए गए ट्रेड रिसीवेबल्स लोन जो है ये क्या है, 12 महीने, 12 मंथ, यानी कि 1 साल के लिए। ठीक है ना, 12 महीने के लिए दिए गए ट्रेड रिसीवेबल लोन सिक्योरिटाइजेशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, 24 महीने या इससे कम अवधि के लोन के लिए MRR
बुक वैल्यू का 5% होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नई चीज़ें समझ में आ रही हैं तो याद कर लो, लिख लो इसको। जिन लोगों ने पीडीएफ परचेज किया हुआ है, जो लोग पीडीएफ वगैरह परचेज करते हैं, वहाँ पर आरबीआई कहता है कंप्लीट सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दी जाती हैं, ठीक ना। और जिन लोगों ने बैंकिंग मास्टर कोर्स परचेज किया हुआ है उनको भी पीडीएफ मिली है, वहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं। तो अगर चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही तो जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उसको याद कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक सर्कुलर डिस्कस करने के लिए फिर उसके पीछे की पूरी कहानियां डिस्कस करनी पड़ती है, कैसे कैसे क्या है, तो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो जो कई बार समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती हैं। इतना डीप में जाने की भी जरूरत नहीं। हमको आरबीआई का गवर्नर नहीं बनना है, हमको कोई मॉनेटरी पॉलिसी वाली से रिव्यू मीटिंग में नहीं जाना है, ठीक ना। हमको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए जितनी चीज़ें जरूरी हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एसबीआई पीओ का एग्जाम लगा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर चीज़ें टफ करेंगे ना, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं, ठीक ना। फिर से आते हैं पॉइंट पर, और अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि 24 महीने या इससे कम अवधि के लिए, यानी कि 24 मंथ्स, ठीक है ना। 24 महीने या इससे कम अवधि के लिए एमआरआर बुक वैल्यू का 5% होना चाहिए। बुक वैल्यू का कितना होना चाहिए? 5% होना चाहिए। 24 महीने से अधिक लोन के लिए एमआरआर 10% होना चाहिए, ठीक ना। 24 महीने से अधिक के लोन के लिए एमआरआर 10% के लिए होना चाहिए। 24 महीने या इससे कम अवधि के लोन के लिए एमआरआर जो है बुक वैल्यू का 5% होना चाहिए, ठीक। ये बात हो गई पहले डायरेक्शन की, ये बात हो गई पहले मास्टर डायरेक्शन की, ठीक है। बस एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, बहुत इसको समझने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसके किसके लिए एप्लीकेबल है ये मास्टर डायरेक्शन, और इसमें ये जो बताया गया आप लोगों से कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए 24 महीने तक दिए गए लोन और 12 महीने तक के लिए दिए गए ट्रेड रिसीवेबल्स लोन जो है वो सिक्योरिटाइजेशन के लिए एलिजिबल होंगे। 24 महीने या इससे कम अवधि के लिए 24 महीने या इससे कम अवधि के लिए जो लोन होंगे उनके एमआरआर जो है वो बुक वैल्यू का 5% होना चाहिए। 24 महीने से अधिक के लोन के लिए एमआरआर जो है वो 10% का होना चाहिए। देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और हम लोग बात करेंगे दूसरे मास्टर डायरेक्शन की, तो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। देखो जो दूसरा मास्टर डायरेक्शन है वो मास्टर डायरेक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर्स 2021 के लिए, ठीक ना। और इसमें भी ये वाला मास्टर डायरेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? दी मास्टर डायरेक्शन आर एप्लीकेबल टू, ये चीज़ भी आप लोग याद रखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक भी है, आरआरबीज के लिए भी एप्लीकेबल है। प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसके लिए भी ये जो एप्लीकेबल है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नाबार्ड, एनएसबी, एग्जिम बैंक और सिडबी के लिए है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी है, ठीक ना। एनबीएफसीज और साथ साथ में एचएफसीज यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, तो इन सभी के लिए जो है ये एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ भी ध्यान से रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। और इस डायरेक्शन के माध्यम से सिस्टम में लिक्विडिटी बूस्ट की जाएगी, ठीक ना। ये जो डायरेक्शन लाया गया है, ये मास्टर डायरेक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर, इसका मेन उद्देश्य क्या, किस लिए लाया गया, क्या क्या होगा इससे? तो इस डायरेक्शन के माध्यम से सिस्टम में लिक्विडिटी बूस्ट होगी और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन के बाद आरबीआई ने उन सभी लोन्स को जो कि फ्रॉड घोषित हो चुके हैं, यानी कि स्ट्रेस्ड लोन, फ्रॉड घोषित हो चुके हैं, उनको हम लोग स्ट्रेस्ड लोन बोलते हैं। तो स्ट्रेस्ड लोन को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी कि एआरसीज को ट्रांसफर करने की परमिशन दे दी है, ठीक ना। एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। फिर से सुनो इस पॉइंट को, इस डायरेक्शन के आ जाने के बाद में आरबीआई ने सभी स्ट्रेस्ड लोन को या फिर वो लोन जो फ्रॉड घोषित हो चुके हैं उन सभी लोन्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को ट्रांसफर करने की परमिशन दे दी है। स्ट्रेस्ड लोन क्या होते हैं? स्ट्रेस्ड लोन जो कि 60 दिन से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक ना। ऐसे लोन जो कि 60 दिन से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हैं या फिर एनपीए उनको कंसीडर किया जा चुका है, उन्हें एआरसीज को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक ना। स्ट्रेस लोन वो होते हैं जो कि 60 दिन से ज़्यादा मतलब 60 दिन से ज़्यादा उनकी वैल्यू हो जाती है, 60 दिन से ज़्यादा वो उनका किस्त वगैरह उनकी नहीं जमा रहती, या फिर वो होते हैं जिनको एनपीए कंसीडर कर दिया जा चुका होता है, उन सभी लोन्स को एआरसीज को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इसी डायरेक्शन के अनुसार, ठीक ना। और 2 साल तक के लोन के लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड यानी कि एमएचपी, 2 साल तक के लोन के लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड्स 3 मंथ्स की है। ये अलग पॉइंट है, इसी डायरेक्शन का अलग पॉइंट है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम होल्डिंग पॉइंट फॉर 2 years लोन्स, ठीक है ना। मिनिमम होल्डिंग पॉइंट, तो ये 3 मंथ्स होगा, ये याद रखना। 2 साल तक के लोन के लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो है वो 3 मंथ की होगी, जबकि 2 साल से ज़्यादा के जो टेन्योर वाले लोन रहेंगे उनकी मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो है वो 6 मंथ की होगी। एकदम क्रीम चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। चीज़ें नहीं समझ में आए तो याद करो,
सीधे याद करो, सुन लो इसको एक दो बार, चीज़ें याद रहेंगी। पीडीएफ में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखो आप लोग। फिर से सुन लो, 2 साल तक के लोन के लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो है 3 मंथ्स का होगा। 2 साल से अधिक के टेन्योर वाले लोन के लिए एमएचपी यानी कि मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो है वो 6 मंथ का होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बात हुई है एमएचपी की, मिनिमम होल्डिंग पीरियड। किसकी बात हो रही है? मिनिमम होल्डिंग पीरियड की। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्या होता है मिनिमम होल्डिंग पीरियड, ठीक ना। हालांकि ये भी पूछा नहीं जाएगा, ये भी बिल्कुल, ये मिनिमम होल्डिंग पीरियड की डेफिनेशन तो फिलहाल नहीं पूछी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बता दिया जा रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए। कई बार हम लोग क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट और फैक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं तो नहीं याद रहता, लेकिन उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी बता दी जाती है, थोड़ा भूमिका, थोड़ा प्रस्तावना बना दी जाती है, तो चीज़ें याद रहती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी जा रही है, जिससे कि दिमाग में आपकी सारी चीज़ें बैठ जाएँ। बाकी पॉइंट में जो सारी चीज़ें बताई गई, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। इसके अलावा इस डायरेक्शन, इस सर्कुलर से, इस डायरेक्शन से और कुछ पूछा जाएगा नहीं, और किसी भी तरीके से क्वेश्चन और फ्रेम नहीं किया जा सकता। जितनी चीज़ें बता दी गई हैं इस सर्कुलर से, बस उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे मिनिमम होल्डिंग पीरियड की। तो मिनिमम होल्डिंग पीरियड क्या होती है? लोन ट्रांसफर को होल्ड करने का मिनिमम पीरियड होता है, ठीक ना। ये मिनिमम होल्डिंग पीरियड होती है, ये किसी भी लोन ट्रांसफर को होल्ड करने का, उसको रोकने का मिनिमम टाइम पीरियड होता है। मतलब कि इतने समय के लिए लोन ट्रांसफर कर्ता के द्वारा लोन होल्ड किया जा सकता है। जैसे इसका बताया ना कि मिनिमम होल्डिंग पीरियड 3 मंथ्स होगी, तो मतलब 3 महीने के लिए जो है लोन ट्रांसफर कर्ता के द्वारा जो है लोन को होल्ड किया जा सकता है। 6 महीने के लिए लोन को होल्ड किया जा सकता है, ठीक। तो बस इतना ही हम लोगों को था, इतना ही हम लोगों को जानना था। ये सारे फैक्ट्स आपको सितंबर मंथ वाली पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, ठीक है। और जिन लोगों ने पीडीएफ वगैरह नहीं परचेज किया, आप लोग पीडीएफ परचेज कर लिया करो। तो ये सर्कुलर आज हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर। आरबीआई के 2 सर्कुलर अभी हाल फिलहाल में आए थे, सितंबर में आए थे, बेसिकली 24 सितंबर को ये आए हुए थे। तो थोड़ा सा डिले हो गया डिस्कस करने में, लेकिन मैंने बताया कि जैसे चीज़ें आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड कराई जाएंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है ना। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में मेरी तरफ से कुछ भी नहीं छूटेगा, जो कुछ भी है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। बाकी मेहनत आप लोग करते रहो। और जिन लोगों का भी एसबीआई का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बैंकिंग मास्टर करके अपना एक पेड बैच लॉन्च किया हुआ है, जहां पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर रहे हैं। उसी कोर्स में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मंथली प्रोवाइड की जा रही है। आरबीआई के सर्कुलर्स भी आप लोगों को वहीं पर मिलेंगे, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें भी आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने परचेज कर लिया है आप लोग अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं परचेज किया है उन लोगों को लिए मैं बोलूँगा अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लीजिए। अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट सिर्फ अक्टूबर तक ही है। जिस दिन अक्टूबर खत्म हो जाएगा उस दिन डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप लोग कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 499 का हमारा कोर्स है, ठीक है ना। 10% का डिस्काउंट, लगभग 449 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हम लोग जो है आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के मेंस एग्जाम तक आप लोगों को कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ में आप लोगों को फ्री पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड की जाएंगी, अलग से पीडीएफ वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं परचेज करना चाहिए तो आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी गई है, ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए और वहाँ से जाकर आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जहाँ पर भी 1 या 2 सर्कुलर और आरबीआई के आ चुके हैं, अक्टूबर मंथ है, वो भी पेंडिंग रह रहा है। दोनों का कंटेंट रेडी है, जैसे मुझे टाइम मिलता है रिकॉर्ड करके वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।